गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से सब लोग लाइव आइए। आज एनटीपीसी की अगली क्लास नंबर 6 प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर का चल रहा है सिलसिला ना। आज यही आगे सिलसिला बढ़ाते हैं हम लोग। जल्दी से सब लोग लाइव आइए। सभी को गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। ठीक है ना, लाइव आइए, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग लाइव नहीं आए हैं अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। और सारे लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का सलूशन कर रहे हैं, पेपर का क्वेश्चन का, और उसी की आज छठी क्लास है, ठीक है ना। छठी क्लास है, इसी पे आज हम लोग को चर्चा करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें कुछ सवाल आपको नए मिलेंगे जो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें स्टैटिक्स का कुछ सवाल आया है जो हमने आपको पढ़ाया भी है, तो मज़ा आने वाली है पूरी क्लास में। ये 29 मार्च 2016 थर्ड शिफ्ट का है, तीसरी शिफ्ट का पेपर है, और इसमें अप्रॉक्सिमेटली जो है कम से कम 30 से 32 सवाल मैथ में पूछे गए हैं। आज हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करते हैं। चलिए, सब लोग तैयार हैं, रेडी है, कापी कलम उठा लीजिए, माइंड में कैलकुलेट करिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी आदतों में बदलाव लाइए। मेरा आज ये आपसे सुझाव है कि आप अपने आदतों में कुछ बदलाव लाइए। बदलाव का तात्पर्य यहाँ ये है कि माइंड में कैलकुलेशन करिए। क्या होगा, गलत होगा। गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं, अगर गलतियां नहीं होगी तो सीख नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी में अपनी बदलाव लाएंगे, और वो बदलाव आपको क्या हो जाइए, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करिए। आज माइंड में कैलकुलेशन करिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है आज का पेपर का, ये ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन में आपको आज की क्लास में कुछ ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोग को आज ये बात ध्यान में रखनी है कि कैलकुलेशन को डेकोरेट करना है, अच्छा बनाना है, ठीक है। इसी बात को कहते हुए हम आज के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी कलम उठा लीजिए। जो इतनी कैलकुलेशन है वो फास्ट करिएगा, ठीक है ना। रेडी है, चले जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए। स्टार्ट करें, फटाफट बताइए, स्टार्ट किया जाए, अपने दोस्तों में शेयर किया जाए। आप लोगों ने किया दोस्तों में शेयर। चलिए, पहला सवाल, फटाफट बताइए। यदि LM का रेशियो दिया गया है और MN का रेशियो दिया गया है, तो NL का रेशियो पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाक से। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, इसमें दिया गया है RRB NTPC स्टेज फर्स्ट 29 मार्च 2016 शिफ्ट थर्ड, ठीक है ना। ये चीज़ें, ये जितने भी सवाल हैं ये मेरा खुद का नहीं है, NTPC में पूछे गए प्रीवियस पेपर है, ठीक है ना। आप चाहें तो किताब भी रख सकते हैं, प्लेटफॉर्म की किताब है, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म NTPC, उसी से संबंधित क्वेश्चन हैं ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए, पहले सवाल का जल्दी से जवाब आइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। कौन सा सही है, बी, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, बी। जिसका नहीं आया, देखिए क्या है, रेशियो हमने LM का रेशियो दिया गया है 3:5 के, और MN का रेशियो दिया गया है 2:3 के। इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, M कॉमन है। क्या कॉमन है, M दोनों में कॉमन है ना। यहाँ M की वैल्यू 5 है, यहाँ M की वैल्यू 2 है। दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें 2 से गुणा, इसमें 5 से गुणा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 3 6, M हो जाएगा 10 और 15, यानी ये हो गया L, ए हो गया M, ए हो गया N। रेशियो क्या पूछ रहा है, L, N और M। N और L का रेशियो पूछ रहा है। N की वैल्यू 15 है और L की वैल्यू 6 है। रेशियो बनाएंगे 5:2। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आया। दोनों देखिए जो अलग अलग वैल्यू होती है LCM, इसमें
रेशियो में, जैसे दो वैल्यू थी m की ना, एक बार l के साथ थी और एक बार n के साथ थी, हम कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल कर लेना है, बराबर कर लेना है, बस इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है ना, दोनों सवाल को गुणा करना है, सिंप्लीफाई करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, गुणा कराना है ना, तो गुणा कराना कुछ की दिक्कत थोड़ी ना, इसको इससे गुणा कराना है, मल्टीपल करना है, तो इसका इसमें एक बार गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा। ऑप्शन को ध्यान में रखते रहेंगे, 2x², ये सी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी या ए में दोनों में से कोई एक है। अब देखिए गुणा कराने, तो इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4xy, क्या हो जाएगा 4xy, फिर इसके साथ इसका गुणा होगा -xy प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा -2y² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, इसका गुणा एक बार इसमें होगा। अब इसके साथ ये घट जाएगा, तो 2x² प्लस 3xy माइनस 2y², यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए नहीं सही है, बी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला चलते हैं। मानक विचलन बताना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है। मानक विचलन, मानक विचलन बताना, इसमें 10 11 9 10 10 11 9 10 11 9, ठीक है ना, 10 11 9 11 9, इसका आपको मानक विचलन बताना है। मानक विचलन में देखिए हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, स्टैटिक्स पढ़ाया गया है सांख्यिकी, उसमें मानक विचलन के बारे में हम बताए हैं आपको। जो दोस्त आज की पहली क्लास कर रहे हैं वो लोग देखिए, इसमें आप आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और उसमें आप स्टैटिक्स का प्ले लिस्ट में देखिएगा, स्टैटिक्स का एक आपको टॉपिक मिलेगा, 3 क्लासें हैं स्टैटिक की, उसमें आपको सारे बताए गए हैं। तो मानक विचलन में क्या होता है, इसके लिए माध्य निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? माध्य। माध्य मतलब होता है, ये आपको क्या करेगा, सारे को जोड़कर पदों की संख्या से भाग देंगे, तो 9 11 9 20 20 20 40 10 50, 50 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 10, इसका माध्य कितना आएगा 10। अब इसको देखिए, इसका मतलब ये 9 2 बार आया है, ठीक है ना, 9 2 बार आया है, 10 1 बार आया है, और 11 जो है वो भी 2 बार आया ना। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, माध्य निकाल लिया ना, तो माध्य से क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है माध्य मतलब 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर गुणे कितनी संख्या 2, इसका क्या हो जाएगा 10 माइनस माध्य वही घटाया जाता है ना संख्या में से, का होल स्क्वायर गुणे 1, इसका हो जाएगा 10 माइनस 11 का, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 11 माइनस 10 होगा, ठीक है, ठीक है, 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कितना आ जाएगा 2, इसका वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ही आएगी, टोटल कितना योग हो जाएगा। इसी को हम लोग जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड, ये वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग डी इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं, तो वही है डी इक्वल टू बराबर क्या होता है, माध्य माइनस संख्या जो दिया गया है, जो संख्या दिया गया जिसका वही होता है डी इक्वल टू बराबर। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, कितनी संख्या है 5, 4 को 5 से भाग देकर वर्गमूल निकाल लेंगे, ये इसका मानक विचलन होता है 2/√5। जिन छात्र को दोस्त को ये कम समझ में आया है उसके लिए थोड़ा सा इसका फार्मूला भी हमने आपको बताया है, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, उसमें आप देखिएगा जाके, वो चीज़ें आपको इसमें डिस्क्राइब की गई हैं।
बहुत थोड़ी बहुत बात बताने की हमने कोशिश की है। ये चीज़ें यहाँ पे यही होता है, इसमें माध्य निकालना पड़ता है। माध्य से इसकी संख्या को घटाएंगे, उसके बाद जो दो संख्या है 9 2 बार आया तो 2 से गुणा करा देंगे। इसका यही होता है ना, D बराबर यही होता है, माध्य माइनस संख्या का होल स्क्वायर बराबर D होता है। वही होता है ना, इसका फार्मूला यही होता है ना, सिग्मा D अपान संख्या सिग्मा n अंडर रूट सिग्मा D dx बराबर होता है dx अपान D, ठीक है ना। तो यही इसका फार्मूला होता है, वही चीज़ें हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा सही है? बी, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, फटाफट देखिए। 10 दर्जन से 15 दर्जन आम 20 दर्जन के अंतरे से बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 भाग फल बिक गए हों तो कितने फल बाकी रह गए हैं? बहुत ही सरल सवाल है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए इसको। बहुत ही सरल सवाल है, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 10 दर्जन सेब है, आधे बेच उठे ना, इसका मतलब 5 दर्जन सेब बचा है, हम डायरेक्ट बचा हुआ निकाल रहे हैं। 15 दर्जन से आम थे जिसमें से 1/3 बेच उठा, 15 का 1/3 5 बेच चुका, बचा कितना? 10 दर्जन बचा है आम, 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5 अगर बिक गया है तो बचा कितना? 15। इतना दर्जन बचे हुए हैं, इतना दर्जन। लास्ट में पूछा है कितने फल शेष हैं, दर्जन नहीं पूछा, फल पूछा है, तो इसको हम 12 से गुणा करा देंगे फल बनाने के लिए। कुछ करना थोड़ी ना, 15 5 20 10 30 गुणे 12 बराबर 360। अभी भी 360 फल शेष बचे हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। बात समझ में आई? इसको हमने डायरेक्टली निकाल लिया भाई। आधा कह रहा है तो आधा, 10 का आधा 5 बचा है, 1/3 हो गया। 15 का 1/3 5 बिक गया है तो बचा कितना? 10। 1/4 बिका है संतरा, तो 20 का 1/4 कितना होगा? 5 बिक गया तो बचा कितना? 15। इतना बचा हुआ संतरा, बचा हुआ आम सेब संतरा सब, और इसका दर्जन है, यहाँ पे 12 से गुणा करा लिया तो ये संतरे बन गए 360। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। बात कंफर्म हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। फार्मूला है, सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला है, a + b का होल क्यूब खोल देना है, कुछ नहीं, फार्मूला ही तो है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + c³, यही तो होता है। a + b का है ना, तो a³ यानी s का क्यूब प्लस b³ 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab 2 3 6 s हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे a + b मतलब है s + 2, यही तो है, यही तो होता है ना फार्मूला। अरे a³ + b³ + 3ab a + b, यही तो होता है। जहाँ हमारे लिए a क्या है? यस है, और b क्या है? 2 है, तो यहाँ से गुणा करा लेंगे, इसको और सरल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6s² हो जाएगा प्लस 12s हो जाएगा ना, यानी इसको इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा s³ + 8 + 6s² + 12s। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 12 डी, ऑप्शन सी सही है ना जी, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। यही तो है, s³ + 6s² + 12s + 8, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, सी सही है, सॉरी, ठीक है ना। क्लियर हुआ? वही फार्मूला खोल देना है, वैल्यू दिया था बस, a की वैल्यू s दिया था और b की वैल्यू 2 दिया था बस। चलिए बहुलक और माध्य बताना है, संख्या का बहुलक और माध्य बताना है। इन आंकड़ों में 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 का आपको माध्य बताना है और बहुलक बताना है। बहुलक तो निकाल सकते, देखो अब बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक पद, जो पद सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आया है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 1 जो है 5 टाइम आया है, 5 टाइम आया है, जबकि 2 देखा जाए तो 3 टाइम आया है, और 9 देखा जाए तो वो भी 4 टाइम आया है। लेकिन सबसे बाजा बार कौन बार आया है?
1, क्योंकि देखिए अगर हम इसको डिस्क्राइब यहाँ से करें तो 1 5 बार आया है, 9 4 बार आया है, और 2 3 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है। यही तो आया कुल। तो सबसे ज़्यादा कौन बार आया? 1। तो यानी इसका बहुलक क्या होगा? 1 होगा। तो बहुलक 1 होगा, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। इन्हीं में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है ना। अब इसका माध्य निकालना होगा। तो 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 संख्या ना कुछ। योग कितना हो जाएगा? 5, 9 चौक 36, 3 दूनी 6, 4 1 4, 5 1 5, 6 4 10, 5 15, 15 5 20, और 20 और 56, 56 बटा 14, 14 चौको 56, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका माध्य निकाल लिया ना, योग बटा पदों की संख्या। तो सारे को जोड़ लिया। 5 5 बार आया 5 हो गया, 9 4 बार आया 36 हो गया, 2 3 बार आया 6 हो गया, 4 1 बार आया 6 हो गया, 5 4 हो गया, 5 1 बार आया 5 हो गया, सारा जोड़ लिया 56 आया। पद कितने थे? 9 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 1 14, 14 से भाग दे दिया, उत्तर आ गया 4। यानी इसका माध्य जो होगा वो 4 और बहुलक 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फटाफट बताइए भाई। फटाफट बताइए। यदि 4x + 5y 4x + 5y = 14 हो, x - 5y बराबर 16 हो, तो कह रहा है x और y के मान होंगे। कुछ करना नहीं, दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 4x + 5y = बराबर 14 दिया गया है, x - 5y = बराबर 16 दिया गया है। जोड़ने पे कट जाएगा। 5x = बराबर कितना हो जाएगा? 30 के, x = बराबर 6 के, x बराबर 6 के, तो y बराबर क्या आ जाएगा? -2 के। कैसे? क्योंकि हम देखिए यहाँ समीकरण देखिए, 6 में से घटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 में से 6 घटाएंगे 10, 10 को 5 से भाग देंगे -2 आएगा, -5 है ना ये, तो -2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? बताइए भाई, समझ में आया ना? कुछ करना थोड़ी ना। x की वैल्यू वैसे भी जान गए थे, ये दोनों तो होने वाला नहीं था। इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन था ना, एक क्योंकि प्लस में दिया, एक माइनस में दिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिंबल विशेष ध्यान रखिएगा, सिंबल आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सवालों में। चलिए नेक्स्ट 140, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सी जी सवाल देख रहे हो, कितने इजी सवाल बन रहे हैं। 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपये है, प्रत्येक सेब को कह रहा है 15 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ क्या होगा? यहाँ से लाभ बताना आपको, कुछ करना नहीं। एक सेब की कीमत विक्रय मूल्य पता है, कास्ट प्राइस निकाल लो। 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन मतलब 30 ना, 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन 24, और आधा दर्जन में 6, 30 सेब का मूल्य 300 रुपया है, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 10 रुपया खरीदा है, 15 रुपया में बेच रहा है, तो फायदा ही हुआ। कितने का? 5 का। किस पर? 10 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50%। कितने का प्रॉफिट होगा? 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। कौन सा सही है? बी। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी है? ज़्यादा फास्ट हो रहा है? चलो ठीक है, स्लो कर ले रहे। देखिए फास्ट लगाना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन अगर आप फास्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ना। देखिए इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी बताइए, सोचिए, सवाल पढ़िए, समझिए। जल्दी सोचिए, समझिए, जल्दी बताइए। सुना? आ गया? एक आभास संख्या है, कह रहा है एक प्राइम नंबर क्या होता है। एक प्राइम नंबर कह रहा है क्या? एक
यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, होता है। पूर्णांक संख्या तो होती है, प्राइम नंबर जितनी भी होंगी वो पूर्णांक होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या जैसे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसमें प्राइम नंबर भी आती है। तो ये चीज़ें तो गलत है। एक अभाज्य संख्या ये करा एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो एक गलत है, ठीक है। इसमें आपको बताना करेक्ट क्या है। इसका कोई अभाज्य नहीं होता, प्राइम नंबर क्या, यानी प्राइम नंबर जिसका कोई भाजक नहीं होता है, ये भी गलत है। प्राइम नंबर के भाजक होते हैं एक से कटता है या स्वयं से तो कट ही जाता है, भाजक तो होता ही है। फिर कह रहा है सी नंबर केवल खुद से या एक से विभाजित होता है, यही सही है। जो संख्या एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना विभाजित ना हो वही संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर कहलाती है, यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यही इसका ऑप्शन सही है। कौन सा, सी ऑप्शन। अब देखिए डी कह रहा है 2 से अधिक भाजक होते हैं, गलत है। 2 से अधिक अगर भाजक हो जाएंगे ना, कहीं कहीं कहा जाता है ना 1, 2 या उससे कम भाजक क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो 2 से अधिक भाजक संख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जैसे 6 देखिए 6 के 2 से ज़्यादा भाजक है, 1 है, 2 है, 3 है, स्वयं 6 है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए भाई। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की संयोजित हो तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। साधारण इंटरेस्ट आपको दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर दोनों को डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, और डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए यहाँ से अगर हम ये कहें कि 2% के 2 वर्ष में 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से 2 साल में अगर हम चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पूछें, सिंपल इंटरेस्ट CI, तो इसका 20% होगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछें तो इसका 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। अरे भाई पहले साल 10, दूसरे साल भी 10, 10, 10, 20 तो हो ही जाएगा, लेकिन ब्याजों का ब्याज मिलेगा। तो पहले साल का ब्याज 10%, 10 का 10% कितना हो जाएगा, एक और मिलेगा। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट उसको 20% मिलता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 21%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1% ही तो है। 1% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि 20% की वैल्यू वो दिया है। 20% की वैल्यू कितना दिया है, 2000 रुपये, यानी 20% की वैल्यू अगर 2000 रुपये है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो दिया ही है ना, 1% की वैल्यू सीधा डिफरेंस मिल जाएगा 2000 डिवाइड बाई 20 इंटू 1, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एक नाम 2, 100 रुपया। 1% की वैल्यू क्या रुपया, 100 रुपया, और 1% क्या है, दोनों के बीच का अंतर ही है। यही पूछ भी रहा है, इसीलिए हम वही तो निकाले ही हैं। अगर दोनों के मूलधन, दोनों के ब्याजों का डिफरेंस पूछेगा तो क्या रुपया है, 100 रुपया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। कौन सा सही है, सी ऑप्शन। डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम डिफरेंस, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर घटा भी सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ 20% की वैल्यू दिया था, 21 निकाल कर फिर क्या आएगा, 2100 रुपया आएगा। 2100 को आप 2000 से घटाएंगे तब जाके आएगा। तो यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंट आप माइंड लगाइए, आप यहाँ का कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप प्रेजेंट आप माइंड लगाइए कि आप डायरेक्ट लगा, क्यों हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें जब हमसे पूछा ही नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज हम क्यों निकालें जब हमसे पूछा नहीं, हमें ब्याजों का अंतर पूछा, हमने डायरेक्ट अंतर निकाल लिया, 100 रुपये डायरेक्ट आ गया, क्योंकि हमें पता है दोनों के ब्याजों में 1% का अंतर है। बात कन्फर्म हुई, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट रखिए इसकी वैल्यू। पी की वैल्यू दिया, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी क्यू की वैल्यू दिया, पी की वैल्यू पूछ रहा है। फटाफट बताइए, कमेंट करके भी, कमेंट करके बताते रहिए भाई। P प्लस क्यू इक्वल टू बराबर 2P माइनस क्यू हो तो Q बराबर 10 हो तो P की वैल्यू बतानी है। जहाँ जहाँ P है, जहाँ जहाँ आपको Q है उसकी वैल्यू फाइंड कर रख देंगे। P प्लस 10 इक्वल टू बराबर होगा, अब इसको गुणा करा लें तो 2P
माइनस कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पक्षांतर का नियम लगाएंगे तो माइनस पी इक्वल टू बराबर -30 के, माइनस माइनस प्लस हो गया, पी इक्वल टू बराबर 30 के। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। कौन सही है, ऑप्शन डी सही है। किसी को कोई दिक्कत, समझ में बात आ रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, tan -405 डिग्री की वैल्यू बतानी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेमेंट करके जल्दी से बताइए भाई। 405 डिग्री की वैल्यू बतानी है। कमेंट करके बताइए भाई फटाफट। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे जो डायग्राम टेक्नामेट्रिक बनता है ऑल पॉजिटिव वाला, तो जैसे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, tan 405 को लिख सकते हैं tan 360 माइनस लगा के प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए भाई। लिख सकते हैं ना, tan 360 प्लस 45 लिख सकते हैं ना। तो इस 405 को हम इस तरह लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि tan 60 डिग्री कोई भी एंगल हो, जब 60 डिग्री होता है तो इसका एक राउंड पूरा हो जाता है कि नहीं, क्योंकि ये 90 होता है, ये यहाँ से 180 तक होता है, ये 270 होता है, 360 होता है। बात को यहाँ से ध्यान से रखिएगा। तो 360 का मतलब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, हमें किसका बताना है, tan -45 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ये तो क्या हो जाएगा, कट्टम किट्टा हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा, 0 डिग्री का आएगा, 0 आएगा ना। अब यहाँ से tan 45 का मान, tan 45 का मान मतलब होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ माइनस लगा इसलिए -1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। क्या सही होगा, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर। अरे वही चीज़ निकालना है, 360 और 450 का आपको क्या निकालना है, HCF। वही है, घुमा दिया देखो, HCF। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होता है ना, सबसे बड़ा गुणनखंड यही तो होगा, HCF। मासा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 90 है ना, या तो 90 होगा या तो 90 का कोई फैक्टर होगा। अब 90 इससे भी कट रहा है, 90 इससे भी कट रहा है, तो यही उत्तर हो गया। 90 से 360 भी कट जाएगा, 90 से 450 भी कट जाएगा, 90 से, तो कोई दिक्कत नहीं। यही इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर HCF है, और यही इसका HCF भी है। बात समझ गए, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड, यही तो है हिंदी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत। चलिए जल्दी से अगला बताइए। बहुत इजी सवाल है, 10+ आपको NTPC में पूछे गए हैं, बहुत इजी सवाल है, जल्दी से बनाइए भाई, सब लोग आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु को 1300 रुपये में बेच दिया। 30% प्रॉफिट से बेचा था तो उसे 1300 रुपये में बेचा था। परसेंट में 30 का प्रॉफिट हुआ था और बेचा कितने में था, 3, यानी 300। ये क्या विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है ना। और अगर प्रॉफिट कितना है 30%, क्रय मूल्य 100% होता है। अगर उसमें हम प्रॉफिट जोड़ दें तो 130% होगा, जिसकी वैल्यू वो 1300 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 100 इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, 1300 बटा 130 गुणे 100, यही तो होगा। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 10 बार जाएगा, 100 गुणे 10 बराबर 1000। इसका कास्ट प्राइस कितना आएगा, 1000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, पहला ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत, डायरेक्टली लगा सकते थे, 130% की वैल्यू है, प्रॉफिट इसमें ऐड है ना, 1300 रुपये में 30% प्रॉफिट ऐड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्राफ का सवाल है। एक पाई चार्ट में 4 छात्र S1, S2, S3 और S4 के भौतिक और रसायन के प्राप्तांकों का डाटा दिया गया है, ठीक है ना।
S1 में फिजिक्स में पाने वाले 95 नंबर और केमिस्ट्री में पाने वाले 85 लोग हैं। S2 में 65 लोग फिजिक्स में, 85 लोग केमिस्ट्री में। S3 में 75 लोग फिजिक्स और 55 लोग केमिस्ट्री में। और S4 में 75 लोग फिजिक्स में और 80 लोग केमिस्ट्री में पाए हैं। पहला सवाल पूछ रहा है सभी छात्रों के रसायन एवं भौतिक के कुल प्रतिशत अंकों का प्रतिशत कितना है। कोई दिक्कत नहीं, टोटल निकाल लीजिए। तो फिजिक्स में पाने वाले कितने लोग हैं यहाँ से काउंट कर लेते हैं। फिजिक्स में 95, 65, 75, 75 यही तो है। केमिस्ट्री में पाने वाले लोग कौन से हैं 85, 85, 55, 80 यही तो है। ऐड कर लेंगे इसको तो 85, 95 सॉरी केमिस्ट्री का फिजिक्स का कर लेते हैं, पीएच का फिजिक्स का कर लेते हैं। तो पीएच फिजिक्स में कितना होगा 95 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 75 यही तो है। केमिस्ट्री में कितने हैं सी से इंडिकेट कर लेते हैं। केमिस्ट्री में 85, 85, 55, 80 यही तो है। टोटल कितने लोग जोड़ लेंगे 5, 5, 10, 10, 5, 15 के 5 कैरी हुआ है 1, 8 त्रिक 24, 24 1 25, 25 5 30, 305 केमिस्ट्री में है। और फिजिक्स में कितने हैं 160 और 150, 310 ठीक है। अब पूछा क्या है सभी छात्रों के रसायन एवं भौतिकी के कुल अंकों का कितना परसेंट है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, रसायन विज्ञान में 305 है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में 310 है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 90% से ज़्यादा आएगा। 100% थोड़ा ही कम है ना 5 अप्रॉक्स लगाओ तो ये तो गलत ही है। 100% ज़्यादा आएगा नहीं, इतना कम भी नहीं होगा। इन्हीं दोनों में अप्रॉक्सली देख लेते हैं। 9 बार जाएगा 9 के 9, 9 27, 9 त्रिक 27, 257, 79 कितना बचा 21, 21 मतलब 105 हो गया। 8 बार जाएगा 8 के 8, 8 त्रिक 24 कितनी बार जाएगा 6, 7 के साथ 7 त्रिक 21, 7 से ज़्यादा बार जा रहा है ना। 97 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो अप्रॉक्सली क्या लगाएंगे 98 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे सी। क्लियर हुई, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है S2 और S4 में से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। S2 और S4 से दोनों विषयों में S2 में कितने हैं अब देखिएगा S2 में कितने हैं। S2 में दोनों में 65 और 85 कितना हो जाएगा 150 अनुपाते S4 में कितने हैं 75, 80, 155 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 अनुपाते 31 यानी 30/31। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी। क्लियर हुआ ना। अब देखिए अगला कह रहा है S3 तथा S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या होगा। S3 में फिजिक्स में पाने वाले तो S3 में फिजिक्स में पाने वाले 55 लोग हैं, 55 लोग तो हैं। और S1 में पाने वाले कितने लोग हैं फिजिक्स में 95 हैं। 95 को काटेंगे 11/11 अनुपाते 19, 11 अनुपाते 19 यानी 11/19 भी लिख सकते हैं आप। पहला ऑप्शन सही है। इसमें पहला सही है, इसमें दूसरा सही है, इसमें तीसरा सही है। 147 में सी ऑप्शन, 148 में बी ऑप्शन, 149 में ए ऑप्शन। ठीक है ना, कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं होती। ग्राफ तो बड़ा इसी सवाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 जल्दी से कमेंट करके बताइए। मस्त सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फटाफट बताइए भाई। 9 औरतें एक काम को 50 दिन में करती हैं। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं तो यह कार्य कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा।
पहले पूछ रहा कितने बिफोर हो जाएगा, पहले पता करते कितने दिन में होगा। तो 9 औरत कै दिन में करती थी, 50 दिन में। अब यही काम कितने औरत करेंगी, 15 औरत करेंगी। क्यों? क्योंकि 5-6 औरत बढ़ा दी गई ना, 6 औरत बढ़ा दी गई तो इसका मतलब 15 हो जाएंगे। अब यहाँ से 5 कटेगा, 5 3 15, 5 9 50, 3 1 9 3 3 3 9, 10 3 30, 30 दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। अब पहले कितना लगता था, 50 दिन। देखिए ऑप्शन 30 बनाया, लेकिन ये गलत है, बात समझ रहे हो। 30 दिन अब लगता है, पूछा कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। यानी आप 50 दिन में करते थे पहले, आज अब 30 ही दिन में कर रहे हो। इसका मतलब 20 दिन क्या हो गया, सेव हो गया, बच गया। 20 दिन पहले आप समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए भी बनाया है 30, हम लोग यहीं लगा देते हैं 30 दिन उत्तर। ये बात ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि पहले पूछ रहा है, तो पहले पूछ रहा है तो इसका मतलब 30 दिन में आज आपने किया है, और पहले आपको 50 दिन लगते थे, कितने दिन बच गए या कितने दिन कम हो गए, 20 दिन कम हो गए। अगला चलते हैं। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसका विकर्ण दिया है। बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो ना, विकर्ण से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। विकर्ण स्क्वायर बटा 2, यही डायरेक्टली होता है। विकर्ण स्क्वायर बटा 2 डायरेक्टली क्षेत्रफल एरिया होता है। क्षेत्रफल बराबर डायरेक्टली होता है एरिया बराबर, ये डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो। और विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है 13√2 का होल स्क्वायर बटा 2। जब यहाँ पे करेंगे 13 का स्क्वायर 169 गुणे 2 हो जाएगा बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 169 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ी लगा, बहुत आसानी से लगा सकते हो। नेक्स्ट चलिए। विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक काम किया, फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना था। वेरी इजी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सवाल है। जल्दी से बनाइए भाई, फटाफट कमेंट करके बताइए। कैलकुलेशन इसीलिए कहते हैं ना, कैलकुलेशन बहुत माइंड में करिए तो बहुत आसान हो जाएगा। 50 दिन में दोनों काम करते थे, 20 दिन तक किए हैं, 20 दिन तक किए हैं तो 20 दिन तक किए हैं 50 दिन में। 20 बटा 50 सीधा उत्तर हो गया, 0 0 कट गया। 2 बटा 5 भाग हो चुका है। अगर ये पूछा होता शेष कितना बचेगा, शेष तो पूछा नहीं, डायरेक्टली लगा लेते। तो शेष पूछा होता तो 3 बटा 5 कम बचा। फिलहाल अभी के लिए पूछा कितना कार्य हो गया है, तो कितना कार्य हो गया, 2 बटा 5 भाग हो गया है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यहाँ पे उसके द्वारा किया गया कार्य कितना, तो कि उसके द्वारा किया गया 2 बटा 5 भाग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। आंकड़ों का रेंज बताना है, परिसर, बहुत ही सरल सवाल है। परिसर बताना है, डाटा दिया गया है, इसका आपको रेंज बताना है। परिसर 11 13 9 17 23 13 19 10 और 11 डाटों का, आंकड़ों का परिसर बताना है। परिसर मतलब होता है हाईएस्ट और कॉमन, न्यूनतम, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। या अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर 19 है। क्या है, 19 है। हाईएस्ट नंबर 19 है और लोएस्ट नंबर क्या है, 9 है ना। 9 ही तो सबसे छोटी संख्या 9 है और सबसे बड़ी संख्या 19 है। 19 में से 9 घटा दो 10, यही इसका परिसर है। ऑप्शन नंबर बी, यही इसका क्या है, परिसर है। बात खत्म। कितना देर लगा, कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, समझ में आया ना। चलिए अगला 54 154 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी सवाल है। इसके पहले वाली क्लास में हमने एक फार्मूला बताया था, अगर आपको दिमाग में आया होगा हम फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं। रिमाइंड करिए भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, याद आया कुछ। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद आया, याद आ गया होगा ना। ये तो सबको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताया गया है, ये सब पता होनी चाहिए भाई आपको, ये ठीक है ना। इसी का फॉर्मेट पे और लगाना है आपको, कुछ करना थोड़ी ना है।
इसी वाला लगेगा इसमें, देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, टेन इंटू कॉट, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1 बाई टेन थीटा। कॉट का उल्टा टेन ही होता है, टेन से टेन कट गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। कौन सा सही है, डी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट चलिए, अगला चलिए, फटाफट बताइए, ये सब ओरल सवाल है, क्या दिक्कत है। 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है, तो आधा किलो का मान बताना, यानी इसका मतलब है कि 2.5 किलो केजी का मूल्य दिया है 120 रुपया, 0.5 केजी का पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो क्या करना है, 120 को 2.5 से भाग देकर 0.5 से गुणा करा दें, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है ना। 5 एकड़ नम 5 पचाम 25, 5 एकड़ नम 5 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 रुपया, कितना आएगा 24 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। ऑप्शन क्या सही है, सी सही है। चलिए अगला, फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए। पुष्पा ने कह रहा है 2 दर्जन पेन 480 रुपये में खरीदा, 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये में प्रति पैकेट बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पुष्पा का एक पेन का निकाल लेते हैं। 2 दर्जन पेन का मूल्य कितना दिया गया, कितने में खरीदा है 480 में, तो 2 दर्जन मतलब 24 पेन, 24 पेन कितना खरीदा 480 में, तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई 480 बटा 24, यही तो आएगा 20 रुपया आएगा। यानी एक पेन की कीमत कितनी आ गई 20 रुपया, एक पेन की कीमत कितनी आ गई 20 रुपया। अब एक पेन को बेच कितने में रहा है, दिया है 4 पैकेट को बनाया, 4 पेन का एक पैकेट बनाया है और उसको कितने में बेचा है 100 रुपये में। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं 4 पेन की कीमत 100 रुपया है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 25 रुपया, 100 को 50 से भाग दे देंगे 25 रुपया। इसका मतलब ये हुआ एक पेन 20 रुपया में ख़रीदा है और एक पेन 20 रुपये में ख़रीदा है और बेच 25 में रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि उसे 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, किस पर 20 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 20 पंचे 100, 25%, कितने का प्रॉफिट होगा 25%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। कोई दिक्कत, हमने कुछ किया नहीं इसमें। 2 दर्जन मतलब 24 पेन, एक दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, 24 पेन की कीमत 480 थी, एक पेन की कीमत निकाल लिया 20 रुपये आ गई। 4 पेन की बेचा है 100 रुपये में, एक पेन कितने में बेचेगा 25 रुपये में, एक पेन 20 में खरीदा 25 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ किस पर 20 पर, कास्ट प्राइस पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। नेक्स्ट चलिए फटाफट लगाइए भाई। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये और कृष्णा को 5 वर्ष के लिए 8,000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से उधार दिया है। उसे दोनों से कुल 5,220 रुपये ब्याज के तौर पे प्राप्त हुआ है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल सवाल, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए फटाफट। इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान में थोड़ा सा माइंड को कैलकुलेट करिए। मान लीजिए सपोज करिए हमें ब्याज की दर 1% होती, सपोज करिए 1% मान लेते हैं, तो 1% होती है तो इसको 3% ब्याज मिलता, 3 साल में भाई 3% मिलता, कितने रुपए का 6,000 का। तो 6,000 का इसको पहले वाले को तो 3% देना पड़ता 1% के हिसाब से, तो 180 रुपये। यानी अगर 1% ब्याज होता तो पहले वाले को 180 रुपये देना पड़ता। यहाँ तक तो कन्फर्म हुआ। अब दूसरे को 5 साल के लिए दिया, कृष्णा को 1% अगर ब्याज की दर है तो उसको 5% ब्याज देना पड़ता, कितने रुपए का 8,000 रुपये का। 8,000 का 5% कितना रुपये ब्याज देना पड़ता 400 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 8 45।
यानी इसका मतलब अगर ब्याज की दर 1% होती, देखिए यक्स मान कर लगाना डिफिकल्ट हो जाता। अगर ब्याज की दर 1% होती तो पहले को मिलता कितना, 180 ब्याज देना पड़ता, दूसरे को कितना देना पड़ता, 400, दोनों को कितना देना पड़ता, 580 रुपये। अगर ब्याज की दर 1% होती तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। लेकिन ब्याज की दर यहाँ पे उसको ब्याज कितना मिला है, 5,220 रुपये मिला है, जबकि 1% के हिसाब से कितना मिला, आज 580 रुपये। तो कुछ करना थोड़ी ना है, 5,220 रुपये को 580 रुपये से भाग दे दो, जितनी बार जाएगा उतना परसेंट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 8 72, 9 5 45, 7 52, ठीक है, कट गया, 9 बार जाएगा। यही इसकी ब्याज की दर है। ब्याज की दर क्या है, 9% है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। बात कंफर्म हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। फटाफट बताइए भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बस सरल सवाल है। एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा है। 6 फीट ऊंचे खंभे की परछाई से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी। कुछ करना थोड़ी ना था, ध्यान देना वाली था। देखिए ये सपोज करिए हमने माना ये बिजली का खंभा है जिसकी हाइट 18 मीटर है कि नहीं है, क्लियर हुआ। ये हो गया कितना ऊंचा, 6 फीट खंभा, 6 फीट पेड़ है, 6 फीट है, ये भी फिट ही है, एफ है, ये भी फिट ही है, ठीक है ना। 6 फीट खंभा है, ठीक है। जो कह रहा है इसकी परछाई ये यहाँ पड़ी, जो इस खंभे से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। अब यहाँ से पूरा ये 10 मीटर की दूरी है, ये बात समझ रहे हैं। ये टोटल 10, ठीक है ना, ये इतना 10 है, सॉरी ये 10 है, क्लियर हुआ। अब बात को यहाँ से ध्यान रखना है, कह रहा है नहीं 18 फीट ऊंचे खंभे, बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। परछाई से 10 फीट की दूरी पर है, ठीक है। यदि पेड़ की परछाई कितनी होगी, पेड़ की परछाई पूछ रहा है, ये वाली परछाई पूछ रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि टोटल अगर 10 है, टोटल ही, ठीक है। अगर हम यहाँ तक देखिए, बात को यहाँ से थोड़ा सा समझिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लेता हूँ, टोटल 10 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ से दोनों के लिए कोण यही बन रहा है, ये एंगल दोनों का सेम है। इसका मतलब ये इतने का एंगल इतने के एंगल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये एंगल दोनों बराबर, tan लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। tan बराबर 90 डिग्री बन रहा है, tan बराबर आधार बटा लंब, और इसका भी आधार बटा लंब हो जाएगा, तो वही आएगा। तो इसका मतलब है 18 फीट बटा x, ये इसके किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 6 बटा x माइनस 10 के, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 18x माइनस 180 बराबर होगा 6x की। कोई दिक्कत, ये इधर पक्षांतर होगा, 12x बराबर 180 के, x बराबर कितना आ जाएगा, 15 के। यानी टोटल परछाई कितनी है, 15, ये टोटल 15 है, ठीक है ना। टोटल हमने x मान लिया है, तो ये टोटल 15 है। अब टोटल 15 में ये 10 है, देख रहे हैं 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसकी परछाई पूछ रहा है ना, तो इसकी परछाई कितनी हो जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन। थोड़ी बात समझ में आई। देखिए कह रहा है ये बिजली का खंभा है, देखिए थोड़ी सी पेड़ से ध्यान दीजिए, ये बिजली का खंभा है, इसकी परछाई कह रहा है ये, और ये है किसका खंभा, पेड़ है। इसकी परछाई जो है यहाँ तक पड़ रही है, मान लीजिए सपोज करिए, कह रहा है जो इसके खंभे से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर दिया है, 10 फीट दिया, सॉरी, ठीक है ना। तो हमने टोटल x मान लिया, टोटल अगर x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से ये वाली एरिया घटा दो तो x माइनस 10 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए ये इसकी ये तो x -10 है और ये x है। अब ये 18 है, ये 6 है। अब देखिए ये भी 90 डिग्री कोण बनाता है, ये भी है। अगर यहाँ से लगाएंगे तो tan 90 माइनस tan 90 बराबर और इसका भी tan 90 बराबर, दोनों एंगल बराबर है, इसलिए दोनों के ये लंब और आधार भी आपस में उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग होंगे। बस वही चीज़ कर लिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, ग्राफ का सवाल है, उस ज्योमेट्री का सवाल है। जल्दी बताइए जल्दी। कोण एक ही वैल्यू बतानी है। इसमें देखिए एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, वही थ्योरम लगेगी इसमें। एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण है तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये दोनों कोण आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे। और ये वाला कोण है तो ये भी वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो यानी 75 डिग्री है तो ये भी 75 हो जाएगा, 40 सॉरी ये 75 है तो ये भी 75, ये 40 है तो ये भी 40। एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर ये त्रिभुज बन गया है तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 75 है, ये 40 है, तो 75 और 40 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। गलत हुआ क्या, जी 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नहीं गलत हुआ है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं गलत हुआ है। ये वाला कितना हो जाएगा, अरे भाई ये 75 और ये 40 है, अब दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 115 डिग्री दोनों हो गए, तो ये वाला कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 40 है, ये 75 है, तो ये 65 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल हो गया। अब ये देखिए एक सरल रेखा है, देख रहे हैं ना, ये सरल रेखा है, और ये अगर 65 डिग्री है तो ये देखो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देख रहे हैं, टोटल 180 अंश कोण होता है। ये अगर 65 है तो ये कितना हो जाएगा 115 डिग्री। ए का वैल्यू क्या हो जाएगी 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर 180 में क्या करेंगे, कुछ करेंगे थोड़ी ना, 180 में ये वाला एंगल घटा देंगे, 65 डिग्री घटा देंगे, बात तो वही आई, ठीक है ना। समझ में आया ना। ये वाला कोण अगर था तो ये वाला सामने वाले कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण है तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ये 40 हो जाए, ये 75 है तो ये भी 75, ये 40 है तो ये भी 40, 40 75 115, तो ये कितना हो जाएगा 65, और ये 65 हो जाएगा। जो बचा हुआ कोण है 180 में से घटा देंगे, वो वाला कोण आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला बताइए। 60 से 61 तक दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है, रीजनिंग का सवाल है, जल्दी से रीड करिए। त्रिभुज को क्या बता रहा है, टेनिस, आयत को बता रहा है हॉकी, और सर्किल को बता रहा है चेस। चेस प्लेयर हैं, हॉकी और टेनिस के प्लेयर हैं। इनका डाटा दिया गया है और इसमें आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज के खिलाड़ी से कितना अनुपात है। हॉकी के खिलाड़ी और शतरंज के खिलाड़ी, अब हॉकी और शतरंज जोड़ना पड़ेगा। हॉकी है आयत, हॉकी है क्या आयत, तो 3 2 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 40 15 55 अनुपाते। अब इसके बाद शतरंज, शतरंज मतलब होता है चेस, चेस मतलब सर्किल, सर्किल में कौन कौन है, ये सब देख रहे हो, सर्किल में पूरा है। तो 6 20 20 10 22 22 3 सॉरी 20 10 32 3 35 35 15 50 10 60 60 2 62 75 75 5 80 10 90 90 है। रेशियो बनेगा 11:18 के, 11/18 के। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा। बात समझ में, ये सब जोड़ लिया गया, सर्किल का ये सब देख रहे हैं, हमने इसको जोड़ लिया सब, ठीक है ना। सर्किल को जोड़ लिया, आयत को जोड़ लिया, बस रेशियो हो गया। आयत में जोड़ेंगे 55 आएगा, सर्किल में जोड़ेंगे 90 आएगा। रेशियो पूछ रहा है 71 हो गया। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या क्या होगी, ठीक है। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, आयत में इंडिकेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ त्रिभुज में रहना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो 5 ना, रेड से मार्क कर दे रहे हैं, ये 5 है, देख रहे हैं ना। ये यहाँ पे ये टेनिस के खिलाड़ी है जो इसमें नहीं होना चाहिए, आयत में नहीं होना चाहिए ना।
हॉकी के खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। हॉकी मतलब ये, ठीक है ना, ट्रायंगल में हो, ये ना हो, तो ये ट्रायंगल में नहीं है। ये भी 5 है और ये 12 है, ध्यान दीजिए इसमें क्या दिखा है, कह रहा है वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या क्या होगी। हॉकी के नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेनिस के होना चाहिए। ये देखिए 5 है, 11 है, 14 है, 5 है। 11 14 कितना हो जाएगा, 25, 25 5 30, 5 35, 35 मतलब डी ऑप्शन। देखिए मैंने मार्क किया, ये गलत है, ये नहीं हो जाएगा, ये तो टेनिस से बाहर हो गया ना सर। ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए, आयत को, ठीक है ना। जहाँ हमने रेड रेड मार्क किया है देखिए वही इसके हैं, जो क्या है टेनिस के खिलाड़ी तो है लेकिन हॉकी के नहीं है। बात क्लियर हुई, समझ में आया ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 162। कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। अगर कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, कार ए जो है वो 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 45। यानी एक कार ए की चाल क्या हुई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल ए की चाल की दुगनी है, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, 45 दूना 90 घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। क्या दिक्कत है भाई, समझ में आया? किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हुआ? आज तक ये यहाँ से 162 तक का क्वेश्चन आज के प्रीवियस पेपर में रहा है, ठीक है। मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर आपको मज़ा आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। उम्मीद अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो ये आपको करना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।